हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है दबाव और आपका स्वास्थ्य। बच्चों, दबाव एक स्थिति होती है जिससे हमें एक बेचैनी का अनुभव होता है और हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। तो ये हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है और दबाव होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में डिटेल में। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले है दबाव की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली हमने नाम बहुत सुना हुआ है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दबाव की स्थिति है, लेकिन ये होता क्या है यहाँ हम डिटेल में जानते हैं। दबाव से तात्पर्य एक प्रकार की बेचैनी का अनुभव है। हमें बहुत अधिक बेचैनी हो रही है और हम कोई भी काम ईजी वे में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे हम पर क्या है, एक तरह से दबाव है। दबाव के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। दबाव के पॉजिटिव भी होता है दबाव और नेगेटिव भी होता है। अब आप कहोगे दबाव पॉजिटिव कैसे होता है, तो यदि व्यक्ति के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो कार्य बहुत अच्छे से कर पाता है, तो वो कैसा हो गया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। लेकिन उसी दबाव से व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसे बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, तो वो उसका नकारात्मक पहलू हो गया। दबाव के सकारात्मक पहलू को कहते हैं प्रतिबल, यूस्ट्रेस कहते हैं, तथा दबाव जो कि सकारात्मक परिणाम दे और नकारात्मक पहलू को कहते हैं अभिहार, डिस्ट्रेस कहते हैं। जो दबाव है जिसे स्ट्रेस कहते हैं, यदि उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसे कहते हैं प्रतिबल, और यदि दबाव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसे कहते हैं अभिहार। याद रहेगा। आगे देखते हैं पर्यावरण के कारण उत्पन्न दबाव। पर्यावरण के कारण भी दबाव उत्पन्न होता है। हमारे आसपास ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिससे हम अच्छा फील नहीं करते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आसपास की चीज़ें ठीक नहीं हो पाना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भीड़ भाड़, ये सब पर्यावरणीय दबाव के उदाहरण हैं। पर्यावरण दबाव में ये आता है, एक सैनिटेशन स्वच्छता है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इस वजह से भी हम दबाव फील करते हैं। ये पर्यावरण से उत्पन्न दबाव कहलाते हैं। इसके बाद है अन्य व्यक्तियों के कारण उत्पन्न दबाव। अन्य व्यक्ति भी होते हैं जो कि हमें दबाव की स्थिति में ला देते हैं। उनके द्वारा हमें कोई भी इस तरह से ज्ञान दिया जाता है या फिर उनका कोई एक एक्सपेक्टेशन होता है हमें लेकर, हमें वो पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी हम क्या करना फील करते हैं, दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। संगठन का प्रबंधन पदोन्नति प्रदान नहीं करता है, यहाँ होने वाला दबाव अन्य व्यक्तियों के कारण है। संगठन है जहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन वहां हमें पदोन्नति दी जानी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है, तो उससे भी हमें क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा। तो वो किसकी वजह से हुआ है, अन्य व्यक्ति की वजह से। दबाव का सकारात्मक पहलू है जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, अच्छे परिणाम उत्पन्न करता है। दबाव का मैंने आपको बताया सकारात्मक पहलू होता है जिससे अच्छे परिणाम आते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस सुधर जाती है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, उससे क्या हो रहा है, वो बार बार इंग्लिश में फेल होता जा रहा है कंटिन्यूसली। अब उसके ऊपर दबाव आएगा कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, और उस दबाव में आके वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और इसके बाद वो एक अच्छे नंबर ला पाता है और इंग्लिश में पास भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, दबाव का सकारात्मक पहलू। आ रहा है बच्चों समझ में कि दबाव के कारण कई बार परफॉर्मेंस सुधर जाती है, जो कि दबाव का सकारात्मक पहलू कहलाता है। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है दबाव या अभिहार का नकारात्मक आयाम प्राय दुखद अनुभूति को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप खराब कार्य निष्पादन होता है। अधिकतर क्या होता है, दबाव से जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सुधरने की बजाय खराब हो जाता है, जिसे हम अभिहार भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और इससे हमें दुख की अनुभूति होती है और हम इसका फ़र्क क्या पड़ता है हमारे कार्य निष्पादन पर, अर्थात वो और भी खराब हो जाता है। दबाव पर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ स्ट्रेस, क्या क्या रिएक्शंस आते हैं दबाव की वजह से। दबाव की प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। दबाव का सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ सकता है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हमें बहुत सारी बीमारियां जकड़ सकती हैं, जैसे हृदय तथा धमनियों का तीव्र गति से चलना। हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हम स्ट्रेस फील करने लगे, दबाव होने लगा, तो इससे हमारी जो हृदय है उसकी गति बहुत तेज चलने लगती है। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। गले व मुंह का सूखना, ये भी एक शारीरिक क्रियाएं हैं। पेट में गड़बड़ी का अनुभव होना, बोलचाल की भाषा में इसे पेट में तितलियां होना कहते हैं। जो दबाव है उसकी वजह से पाचन संबंधी बीमारियां तो होती ही हैं, साथ में पेट में गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा कांपना, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दबाव से शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। इसके बाद है सामान्यतः सबसे पहले
नाजुक तथा कमज़ोर शारीरिक प्रणाली दबाव से प्रभावित होती है। यदि हमें कोई बीमारी है, वो बीमारी बिल्कुल कम स्तर पर है, लेकिन हमें यदि दबाव होगा तो उसकी वजह से वो बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि दबाव की वजह से जो कमज़ोर चीज़ है हमारे शरीर में, उस पर उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर यही कहा है कि कमज़ोर शारीरिक जो प्रणाली है वो दबाव से सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसीलिए परिणामी लक्ष्यों को मनोदैहिक साइकोस्टोमेटिक प्रतिक्रियाएं कहती हैं। जो परिणामी जो लक्ष्य जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो दबाव से हो रहे हैं शारीरिक रूप से, इसको मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है भावात्मक प्रतिक्रियाएं। हमें दबाव होता है जिसकी वजह से हम भावात्मक रूप से भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। हमें क्रोध आना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, और इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारी इमोशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पर शो करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं भावात्मक परिणाम हैं। यहाँ दबाव से पीड़ित लोग तत्काल प्रभावित हो जाते हैं तथा चिंता, उदासी, क्रोध, चिड़चिड़ापन अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब इमोशनली जो रिएक्शंस हैं वो हम शो करते हैं किसके प्रति? दबाव के प्रति, जिसमें आते हैं चिंता हो जाना, कुछ भी दबा हुआ है तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, उदासी आ जाती है, क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और वे अपनी भावनाओं इमोशनल पर नियंत्रण खो बैठते हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं उस पर वो नियंत्रण खो बैठते हैं यदि दबाव होता है। तो ये सब है भावात्मक प्रतिक्रियाएं। फिर आती है ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। जो ज्ञान से संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होती है? खराब एकाग्रता। भाई हम दबाव में हैं तो हम कभी भी ध्यान लगाकर एकाग्र होकर अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बार बार वही बात घूमती रहती है। इसके बाद समान गति तथा कुशलता से किसी नई बात को सीखने में अक्षमता। हमें कोई नई बात सिखाई जाती है तो हम सीख ही नहीं पाते, क्योंकि हम किस में होते हैं? हम दबाव में होते हैं। भूलना, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा ध्यान तो केवल उसी की तरफ रहता है, तो बाकी सब चीज़ें हमें ध्यान में ही नहीं रहती हैं। उचित निर्णय, वो भी समय पर लेने में अक्षमता। हम उचित निर्णय भी नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पर हमें सोचने विचारने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद संभ्रांति हो जाती है। अनावश्यक विचारों की उत्पत्ति, हमारे दिमाग में अनावश्यक विचार आते रहते हैं। संभ्रांति मतलब हम किसी भी चीज़ को बहुत गलत वे में ले लेते हैं। इसके बाद नकारात्मक व खराब विचारों का उत्पन्न होना। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को नहीं देख पाते, क्योंकि वो दबाव इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से हमारी सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से जो दबाव हैं उसके प्रभाव पड़ते हैं ज्ञानात्मक। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको यहाँ पर बताई गई है। शारीरिक, भावात्मक और ज्ञानात्मक, ये प्रतिक्रियाएं प्रकृति में बनावटी कन्वर्ट होती हैं। अन्य शब्दों में ये प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती हैं। ये जो तीनों क्रियाएं आपको बताइए वो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होगी। क्रोध, चिड़चिड़ापन, या कोई बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो ये सब दिखाई नहीं देती है, सब व्यक्ति के किस में होती है? भीतर होती है, जिसे हम बनावटी या कन्वर्ट भी कहते हैं। लेकिन जो व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो होती है प्रत्यक्ष, ओवट होती हैं, अर्थात बाहर उत्पन्न होती हैं। दबाव की वजह से व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो तो गई शारीरिक, भावात्मक और ज्ञानात्मक, और जो बाहर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो होती हैं व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं। अब कौन से व्यवहार आते हैं इसमें? रोना, व्यक्ति दबाव में होता है तो वो रोने लगता है, ठीक है। इसके अलावा अव्यवस्थित रूप से बात करना, उसके बात करने का जो तरीका है वो भी अव्यवस्थित हो जाता है। असंगत भाषा होना, वो ऐसी भाषा यूज़ करता है जो कहीं से संगत या मेल ही नहीं खाती है। चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाने लगता है। और प्रहार करना या मारना, मतलब वो इस तरह से आक्रामक भी हो सकता है। ये सब किसकी वजह से होता है? दबाव की वजह से। और ये कौन सी क्रियाएं हैं? प्रतिक्रियाएं हैं व्यवहारगत। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है दबाव के प्रति विविध प्रतिक्रियाएं। जो हमने अभी प्रतिक्रियाएं पढ़ी, शारीरिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक और व्यवहारपरक, तो वो सारी आपको एक सारणी के रूप में यहाँ दिखाई है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। शारीरिक प्रतिक्रियाएं, दिल की धड़कन में नब्ज तेज हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव, गले व मुंह का सूखना, कंपन होना, बेचैनी होना। भावात्मक में चिंता होना, उदासी होना, क्रोध, कुंठा, निराशावादी और चिड़चिड़ापन। इसके बाद में ज्ञानात्मक है, इसमें विकेंद्रित ध्यान केंद्रित नहीं हो पाना, नए ज्ञान को सीखने की अक्षमता होना, भूलना, उचित निर्णय लेने में अक्षमता होना, संभ्रांति होना, और विचार कैसे होना? नकारात्मक। इसके बाद वे व्यवहारत्मक प्रतिक्रियाएं, जिसमें क्रंदन, रोना,
अव्यवस्थित रूप से बात करना, असंगत भाषा, चोट पहुंचाना, अधिक खाना या नशीली दवाइयों का सेवन करना शुरू करना, ये सब आती हैं व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं में। आगे बच्चों समझ में कि दबाव की वजह से कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद है दबाव कारक कि स्ट्रेसर्स कौन से हैं, कि कौन सी चीज़ है जो कि दबाव उत्पन्न करती हैं। तो दबाव कारक स्ट्रेसर्स वे घटनाएं या परिस्थितियां हैं जिन पर लोग प्रतिक्रिया करते हैं, जिन पर हम प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां स्ट्रेसर्स कहलाती हैं। यह लोगों की कुशल क्षेम को क्या कर देती है, प्रभावित, मतलब स्वास्थ्य जो है कुशल क्षेम है उसको ये प्रभावित करते हैं दबाव कारक। सामान्यतः दबाव कारकों में निम्नलिखित है। कौन कौन से दबाव कारक है? पहला, ऊबना या अकेलापन, कुंठा, द्वंद्व, निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का दबाव, ये सारे दबाव कारक है जिसकी वजह से हम दबाव में रहते हैं, हमें दबाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद है प्रतिस्पर्धा, संवर्धित उत्तरदायित्व, यात्रा या किसी शारीरिक मानसिक कार्य के कारण क्या होना, थकान होना, प्रियजन से तलाक होना, अलग होना या उनकी क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो ये सारे कारण ही हमारे अंदर दबाव उत्पन्न करते हैं। अंतर व्यक्तित्वगत संबंधों में समस्या, जैसे माता पिता, सास ससुर, दोस्त, बॉस, नौकर आदि के साथ संबंधों में खटास आ जाना या फिर आपस में संबंध सुधर नहीं पाना, प्रियजनों की मृत्यु हो जाना। आ रहा है बच्चों समझ में? उत्तरदायित्व बहुत अधिक आ जाना, कहीं यात्रा पे गए तो बहुत अधिक थकान हो जाना, प्रतिस्पर्धा होना, ये सब क्या है, दबाव कारक हैं। इसके बाद है व्यक्ति के आत्मविश्वास, छवि या स्तर में क्या होना, गिरावट। व्यक्ति का मतलब जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ उसका आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा, उसकी छवि खराब हो चुकी है। व्यक्ति के व्यवसाय या पढ़ाई या व्यापार आदि में क्या होना, हानि होना, या सेवानिवृत्ति हो जाना। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम फ्री, तो उसके दिमाग में ऐसे वैसे विचार आते रहते हैं। स्वतंत्रता व निजता की कमी, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, उसको कोई प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, तब भी क्या होता है, वो दबाव में होता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है यौन संबंधी मतभेद तथा अपराध भावना, यदि उसका कोई अपराध भावना उसके अंदर आ जाती है, यौन संबंधी कोई मतभेद हो जाता है, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, आवास में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो शिफ्ट हो गया है, रहने लगा है, लेकिन वहाँ की कंडीशन उसे मेल नहीं खा रही है, ऋणों का भुगतान, उसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया, उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। दबाव प्रतिक्रियाएँ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारात्मक प्रति उत्तर हैं जिनका प्रदर्शन लोग दबाव की स्थिति में करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये जो दबाव कारक हैं, इनकी वजह से ही व्यक्ति क्या करता है, दबाव की प्रतिक्रियाएं करता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो शारीरिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, व्यवहारात्मक, और दबाव जब होता है तब वो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद है मध्यवर्ती कारक होते हैं जिसे बोलते हैं मीडिएटिंग फैक्टर्स, जैसे वे परिस्थितियाँ जिनमें दबाव कारक जन्म लेते हैं। जो दबाव कारक जो जन्म जहाँ पर ले रहे हैं वो मध्यवर्ती परिस्थितियाँ होती हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं उन्हें दबाव कारकों के प्रति अधिक या कम संवेदनशील बनाती है। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से वो दबाव कारक के प्रति संवेदनशील होता है, या तो अधिक या कम संवेदनशील। वो व्यक्ति की अलग अलग विशेषताओं पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति को तो दबाव बहुत अधिक प्रभावित करता है और कोई व्यक्ति होता है वो उससे प्रभावित ही नहीं होता है। ठीक है। दबाव आत्मबोध के समर्थक के रूप में कार्य कर सकता है। दबाव की वजह से हमें आत्मबोध भी होता है कि हमें ये कार्य इस तरह से करना चाहिए, हम क्या हैं, हमें खुद के बारे में सोचने का मौका भी मिलता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है दबाव के स्रोत, कि दबाव के कौन कौन से स्रोत हैं। दबाव के स्रोतों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्नानुसार है। सबसे पहले है पारिवारिक। पारिवारिक के वजह से भी क्या होता है, दबाव। परिवार जो होता है उसमें व्यक्ति रहता है, परिवार उसकी खुशी का स्रोत भी होता है तो दुख का स्रोत भी होता है, और परिवार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अच्छा नहीं फील कर रहा है तो वो दबाव में आ जाता है। पारिवारिक दबाव में शामिल है जैसे वित्तीय तंगियाँ आ जाना, पति या पत्नी के बीच क्या होना, झगड़े, यदि घर में झगड़े हो रहे हैं, पैसों की कमी आ गई है जिससे घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा, तो इस सब से क्या होता है, व्यक्ति दबाव में आ जाता है। तो ये कौन सा स्रोत है, पारिवारिक। इसके बाद है व्यावसायिक या शैक्षिक, कम वेतन मिलना, ज़्यादा काम कराने वाले अधिकारी, असहयोगी सहकर्मी या अधीनस्थ कर्मचारी कार्य की खराब परिस्थितियाँ कुछ व्यावसायिक दबावों के उदाहरण हैं। वेतन कम मिल रहा है, काम ज़्यादा करवा रहे हैं, आ रहा है बच्चों समझ में, सहकर्मी है वो साथ में नहीं रहते हैं और उनका बिहेवियर फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ कर्मचारी है, उनकी भी कार्य की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो व्यावसायिक और शैक्षिक स्रोत है जिसकी वजह से व्यक्ति दबाव में आ जाता है।
इसके बाद है व्यक्तिगत। प्राय व्यक्तिगत दबाव अक्षमता, हीनता तथा असुरक्षा की भावनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि व्यक्ति कोई काम नहीं कर पा रहा है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो दबाव में आ जाता है। हीनता, उसे लगता है कि वो बाकी लोगों से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। उसमें असुरक्षा की भावना यदि होती है तो इसकी वजह से भी व्यक्ति दबाव में होता है। ये व्यक्तिगत कारण है। इसके बाद है पर्यावरणीय। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग लगना, सूखा होना, भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि पर्यावरणीय दबाव कारक हैं। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। तो ये सब क्या करते हैं, पर्यावरणीय कारक है, जिससे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप सब क्या करते हैं, दबाव में आ जाते हैं। भीड़ है, खराब सैनिटेशन है, प्रदूषण है, ये भी पर्यावरणीय दबाव। हमने पहले बात की है कि भीड़ की वजह से यदि सैनिटेशन, स्वच्छता नहीं है प्रॉपर से, प्रदूषण है, तो इसकी वजह से भी आपका जो शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं और ये आप किस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। इसके बाद है दबाव तथा स्वास्थ्य। दबाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव के कारण ही 75% मानव बीमारियां जन्म लेती हैं। अधिकतर डॉक्टर भी कहते हैं कि अधिकतर जो बीमारियां हैं, 75% जो डिजीज़ हैं वो दबाव के कारण होती है, स्ट्रेस के कारण होती हैं। व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेकर परेशान रहता है, जिसे वो अपने दिल में घर कर लेती हैं, उसके दिमाग में घर कर लेती हैं, तो इसकी वजह से वो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, दबाव की वजह से। दबावपूर्ण अवधि के दौरान उत्तेजना तथा घबराहट सामान्य लक्षण है। जब इनकी तीव्रता बढ़ जाती है तो ये भय में विकसित हो जाते हैं। भाई दबावपूर्ण अवधि की वजह से व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उसको घबराहट होने लगती है, और ये जब कंटिन्यूसली चलता रहता है तो वो उसका भय बन जाता है, जिसे हम फोबिया कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में कि वो एक कंडीशन है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे पास दोबारा नहीं आनी चाहिए, उसको परेशान कर देती हैं, उसे घबराहट होने लग जाती है उस चीज़ को देखकर, और बाद में वो फोबिया या भय का रूप ले लेता है। फोबिया क्या होता है, अब हमें देखेंगे। फोबिया से तात्पर्य या भय से तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी जानवर या परिस्थितियों पर असंगत भय से है। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से या जानवर से उसको, कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर उसको लेकर कोई भय उत्पन्न हो जाता है और वो असंगत फील करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, फोबिया। व्यक्ति जब कभी इस भय परिस्थिति से गुजरता है तो वह असामान्य रूप से परेशान हो जाता है, उसके सामने वो कंडीशन आ जाती है तो वह फिर वो असामान्य रूप से परेशान हो जाता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते वक्त वो गिर गया, ठीक है, और मान लो उसके दिमाग में ये भय बैठ गया कि मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, गिर जाऊंगा। तो वो एक तरह से क्या हो गया, फोबिया हो गया। तो वो जब भी गाड़ी चलाएगा तो उसके दिमाग में वही कंडीशन दोबारा आ जाएगी और वो उससे एक फोबिया फील करेगा। आगे बच्चों समझ में। और इसी कारण से वह हमेशा उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करता है, इसीलिए फिर वो कभी दोबारा गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा, वो हमेशा उस परिस्थिति से क्या होगा, बचना, तुम कोई और चला लो। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ये कहलाता है फोबिया। अब कुछ सामान्य भय जो कॉमन फोबिया हैं। सबसे पहला है सामाजिक भय। भाई सामाजिक रूप से उसको लगता है कि मेरी इंसल्ट ना हो, लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, सामाजिक भय होता है। जैसे जन श्रोताओं को संबोधित करने का भय यथा मंच का भय। लोगों को ये लगता, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं वो मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि एक बार कभी वो मंच पे गया होगा, उससे कुछ गलत निकल गया होगा, तो या फिर उस पर कोई हंसा होगा, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मंच पर नहीं जा सकता हूँ, तो उसको एक तरह से फोबिया हो जाता है मंच पर जाने का। आ गया, उसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इसके बाद है संवृत स्थान भीति, बंद स्थानों का भय। यदि कभी व्यक्ति कोई बंद स्थान पर रहा हो और उसके साथ कभी कोई गलत चीज़ घटित हो गई हो तो उसको बंद स्थान का क्या हो जाता है, भय हो जाता है, जिसे संवृत स्थान भीति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फोबिया होते हैं। उत्सुकता का तात्पर्य है सन्निकट धमकी या खतरे का अस्पष्ट दुखद अनुभव से है। अब उत्सुकता है ना, एंग्जाइटी क्या होती है, एंग्जाइटी मतलब कि हमें लग रहा है कि अभी कुछ गलत होने वाला है, एक दुखद अनुभूति हमें होती है, तो उसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। कोई भी जिससे हम परेशान होने लग जाते हैं। अत्यधिक उत्सुकता वाला व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा, अस्पष्ट रहेगा और भ्रांतियुक्त तथा अनिर्णायक होता है। यदि जो ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जिस व्यक्ति को उत्सुकता होती है, वो हमेशा चिंतित रहेगा,
परेशान रहेगा, कुछ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएगा और हमेशा क्या रहेगा, वो अपने डिसीजन में हमेशा कभी भी श्योर नहीं हो पाएगा, अनिर्णायक रहेंगे। कई बार अत्यधिक उत्सुकता एंग्जाइटी के कारण हकलाने व तुतलाने की भाषा संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यक्ति ज़्यादा एंग्जाइटी में है तो वो बातों को प्रॉपर कह भी नहीं पाता है कई बार, तो उससे हकलाने और तुतलाने की समस्या भी पैदा होती है। अब है बचाव तथा प्रतिरक्षण प्रणाली, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। जब भी दबाव होता है तो दबाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो इससे जो प्रभावित होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि किसी प्रकार की यदि कोई क्रियाएं होती हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दबाव उसको खराब कर देता है। हमारे शरीर के भीतर एक सुरक्षा तंत्र होता है जिसे हम प्रतिरक्षण प्रणाली, इम्यून सिस्टम कहते हैं, किंतु दबाव इस प्रतिरक्षण प्रणाली को क्या कर देता है, कमज़ोर बना सकता है और इसके परिणाम स्वरूप हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है, लेकिन दबाव उसी पर प्रहार करता है, उसको वीक कर देता है। इसी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। यदि दबाव लंबे समय तक विद्यमान रहता है तो इसके कारण गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, सर दर्द, दमा, पाचक, अल्सर, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। दबाव यदि लंबे समय तक रहता है तो बहुत सारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो व्यक्ति को जकड़ लेती हैं, उसे हो जाती हैं, जिसमें कैंसर है, दिल की बीमारी है, सर दर्द है, दमा है और अल्सर है, पाचन संबंधी बीमारी। तो ये सारी बीमारियां व्यक्ति के पास आ जाती हैं, किसकी वजह से, दबाव की वजह से। ठीक है बच्चों, इसके बाद है दबाव तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। विभिन्न हृदय संबंधी समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हर्षशूल, एंजाइना तथा दिल का दौरा व्यक्ति को संवेगात्मक दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे उच्च रक्तचाप होना, एंजाइना होना, दिल का दौरा पड़ना, ये जो सारे संवेगात्मक दबाव हैं उनकी वजह से ही होती हैं सारी बीमारियां। ऐसे भावात्मक दबाव जैसे कुंठा, अत्यधिक क्रोध, भय, दुख या सदमे के कारण जन्म लेते हैं। बहुत सारे दबाव, हमें कुंठा होने लगती है, क्रोध आने लगता है, भय है, दुख है, तो ये सब किससे हैं, दबाव की वजह से। तो दबाव एक बहुत सारी समस्याएं जो कि स्वास्थ्य संबंधी होती हैं उसको खड़ा कर देता है। बचाव, दबावपूर्ण परिस्थितियों में होने के कारण भोजन व्यतिक्रम भी हो सकता है। दबाव के कारण नींद की गड़बड़ी भी हो सकती है। भोजन व्यतिक्रम मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, हम कुछ खाते हैं वो पचता नहीं है। नींद की गड़बड़ी हो सकती है, मतलब हम सो नहीं पाते हैं। यदि हम सो रहे हैं तो उसके बाद हमें बेचैनी होती है, हमें नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, दबाव की वजह से। दबाव से संबंधित सबसे जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो है जुकाम और सरदर्द। जुकाम और सरदर्द ये सबसे पहली बीमारियां हैं जो कि दबाव की वजह से होती हैं, कॉमन है ये। मनोदैहिक बीमारियां जैसे पाचक, अल्सर, दमा, अनिवार्य हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी सब क्या है, दबाव के परिणाम है। हम मल्टीपल टाइम बता सके हैं कि दबाव की वजह से हाइपरटेंशन हो जाना, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, अल्सर हो जाना, पाचन संबंधी जो बीमारी है, हृदय संबंधी रोग हो जाना, ये सब दबाव की वजह से ही होते हैं। बारंबार दबाव तथा किसी प्रणाली विशेष के कमजोर पड़ने के संयोग के कारण मनोदैहिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं शारीरिक प्रतिक्रियाओं में कि मनोदैहिक जो बीमारियां हैं वो बार बार हमारे पर कोई दबाव आ रहा है और उसका बार बार स्ट्रोक हो रहा है, तो इससे मनोदैहिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सामान्य रूप से कम उत्पन्न होने वाली एक गंभीर व्यतिक्रम है जिसे बोलते हैं अभिघात पूर्व दबाव व्यतिक्रम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके लक्षणों में शामिल है उत्सुकता, भय, चिरकालीन दबाव, निद्रा व्यतिक्रम जैसे अनिद्रा या रात की नींद ना आना, दुख, स्वप्न, प्रत्याहार, व्यवहार। जो दबाव से उत्पन्न होने वाली एक जो सामान्य जो बीमारी है, जो एक गंभीर है, उसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिघात पूर्व दबाव व्यतिक्रम। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं कि व्यक्ति में एंग्जाइटी होती है, फोबिया होता है, चिरकालीन रूप से मतलब लंबे टाइम से वो दबाव उत्पन्न होता है उसमें। इसके अलावा उसको निद्रा नहीं आती है, सोने में बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आना है, नींद आती है तो दुख, स्वप्न, बेकार सपना आते हैं, प्रत्याहार, व्यवहार, इन सब में उसके चेंज आ जाता है। तो ये एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होती है, दबाव की वजह से, और ये बहुत गंभीर बीमारी है। दबाव से राहत, स्ट्रेस रिलीफ। मंद से मध्यम स्तर तक के दबाव को विभिन्न तरीकों से कम किया जा सकता है, जैसे नियमित व्यायाम। हम कैसे दबाव को कम कर सकते हैं, कैसे हम रिलैक्स प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे वो शारीरिक चाहे वो मानसिक। तो इसके लिए पहला है नियमित व्यायाम। हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए, आराम करना चाहिए,
चिंतन, सकारात्मक विचार, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना जो आपको राहत या आनंद प्रदान करती हों। अधिकतर डॉक्टर्स भी यही बताते हैं कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि हमें खुश रखती हैं, हमें आराम देती है, हमें प्रॉपर आराम करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी सोच है वो सकारात्मक रखनी चाहिए, व्यायाम नियमित करना चाहिए, या फिर कुछ प्रबंधन तकनीक का अनुसरण जैसे समय प्रबंधन, दबाव कम करने वाले कार्यक्रम आदि। कुछ हम प्रबंधन तकनीक का अनुसरण भी कर सकते हैं, जैसे अपने समय का प्रबंधन करना। इसके अलावा जो दबाव कम करने वाले जो कार्यक्रम हैं इनको ज्वाइन करना, इसकी वजह से हम दबाव में राहत पा सकते हैं। आगे बच्चों समझ में। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।